दिख रही है आपको स्क्रीन? यस मैम। कंप्यूटर मेमोरी लिखा हुआ है, क्लियर है सबको? यस मैम। क्या होती है बेटा कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी जो है हमारे दिमाग की तरह ही होती है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा दिमाग काम करता है, हम चीज़ों को याद करने के लिए हमारे दिमाग का यूज़ करते हैं, चीज़ें स्टोर होती हैं, उसके बाद कभी भी हमसे पूछा जाए उसके बारे में हम बता सकते हैं। इसी तरह ही कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस होता है जहाँ पे आप डाटा और निर्देशों को संग्रहित करते हो, डाटा और निर्देशों को स्टोर करते हो। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में ऐसा स्पेस है जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है उनकी प्रोसेसिंग से पहले। प्रोसेसिंग क्या होता है? जैसे अब मान लो मैंने कोई प्रोग्राम चलाया है, तो सीपीयू उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा। पीछे प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो कंप्यूटर जो है हमारी कंप्यूटर मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस जो है ग्रहण करता है, कुछ ना कुछ स्पेस लेता है। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे डाटा और निर्देशों को स्टोर किया जाता है, उनको संशोधित करने से पहले या उनको प्रोसेसिंग करने से पहले। मेमोरी को बड़ी संख्या में छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है जिनको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हमारे गांव में लगा लो, हमारे शहरों में घर होते हैं, हर घर का अलग अलग एड्रेस होता है। इसी तरह ही जितना भी डाटा आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो उन सब का एक अलग अलग एड्रेस होता है। और इस एड्रेस को आप कैसे वेरी कर सकते हो? जैसे आपके कंप्यूटर की मेमोरी 64K शब्द की है तो उसकी मेमोरी लोकेशन उसमें कितनी आएगी? 65,536 मेमोरी लोकेशन होगी। आप इतने डाटा को उसमें स्टोर कर सकते हो। और वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 0 से, 1 से स्टार्ट नहीं होंगे। पहला लोकेशन क्या होगा? 0 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 65,535 तक, मतलब जितना आपका मैक्सिमम साइज है मेमोरी का उससे एक कम तक वो वेरी करेगा। क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अपने आप जो लास्ट वाला जो है एक कम हो जाएगा। 65,536 अगर है हमारी मेमोरी का साइज, मेमोरी लोकेशन, तो उसमें 65,535 तक डाटा आ सकते हैं। उसके बाद जो है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी 3 टाइप की होती है। नंबर 1 कैश मेमोरी बोलते हैं, दूसरा प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। क्या होती है कैश मेमोरी? कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसे हम हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, जो कि हमारे सीपीयू की स्पीड को तेज करती है, जो कि हमारी सीपीयू की प्रोसेसिंग को तेज करती है। तो ये एक बफर का काम करती है या एक माध्यम का काम करती है मेन मेमोरी के बीच में और सीपीयू के बीच में। जब हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आ जाते हैं, कंप्यूटर को जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो वो सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देती है। जो मेमोरी एक्सेस से डाटा को एक्सेस करने में जितना टाइम लगता है उससे बहुत ही कम टाइम जो है कैशे मेमोरी से लगता है। तो अगर आपसे कैशे मेमोरी पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? कि कैशे मेमोरी जो है एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और एक बफर का काम करती है। किसके बीच में? सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में या प्राइमरी मेमोरी के बीच में। जितना भी डाटा और प्रोग्राम जो ट्रांसफर किया जाता है डिस्क से कैशे मेमोरी में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है और वहां से सीपीयू जो है उसे एक्सेस करता है। इस टाइप की होती है कैश मेमोरी। और ये जो है आपके मदरबोर्ड पे एक चिप के फॉर्म में फिक्स होती है। विशेषताएं क्या क्या हो सकती है कैश मेमोरी की? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। मेन मेमोरी जो होती है उससे स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में एक्सेस समय जो है कम लेती है। एक्सेस का मतलब होता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है तो उसका एक्सेस टाइम जो है बहुत कम होता है। यह उस प्रोग्राम को स्टोर करती है जो थोड़े समय के भीतर ही निष्पादित किया जा सकता है। मतलब कि उन डाटा और प्रोग्राम्स को ही स्टोर करती है ये मेमोरी जो कि तुरंत एग्जीक्यूट होने वाले हैं।
जैसे मान लो हमने विंडो मीडिया प्लेयर चलाना है, या फिर हम साथ में वर्ड एक्सेल फाइल खोल रहे हैं, उसके साथ में हमने प्रिंटर अटैच कर लिया, तो बहुत सारे प्रोग्राम हो गए कंप्यूटर के साथ। बारी बारी से, जैसे पहले मैं क्या करूंगी, विंडो मीडिया प्लेयर ओपन करूंगी, तो कैशे मेमोरी क्या करेगी, मेन मेमोरी से इस प्रोसेस को एक्सेस करेगी। उसके बाद जैसे ही मैंने एमएस वर्ड खोली, फिर उस जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं कोई और एप्लीकेशन खोलती हूँ, तो जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन खोलती जाती हूँ, वो कहाँ पड़ी है सारी एप्लीकेशन, वो सारे प्रोग्राम्स कहाँ पड़े हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर है। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसमें स्टोर होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में आएंगे। उसके बाद कैशे मेमोरी तो सिर्फ उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, अदरवाइज हम कंप्यूटर में मेनली मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी को ही यूज करते हैं। यह अस्थायी उपयोग के लिए डाटा संग्रहित करती है, मतलब डाटा इसमें जो है परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गए वो खत्म होते जाएंगे, नए प्रोग्राम इसमें आते जाते हैं, नया डाटा इसमें आता जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, कैश मेमोरी जो होती है वो सीमित क्षमता की होती है, तो इसमें थोड़ा डाटा ही हम स्टोर करके रख सकते हैं, और यह बहुत महंगी होती है। तो इसे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब सीपीयू को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है एग्जीक्यूट करवाने होते हैं, तो उन्हीं कंडीशन में हम कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है हम नॉर्मली मेन मेमोरी से ही अपना काम चलाते हैं। फिर जो सेकंड टाइप है, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है? यस मैम। फिर इसके बाद जो है प्राइमरी मेमोरी, जो दूसरा टाइप है हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी मैंने पहले ही बताया, उन डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है जो कि कंप्यूटर में तुरंत जो है वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मान लो मैंने अब आपके लिए ये पीपीटी खोली हुई है, तो ये पीपीटी जैसे ही मैं ओपन करती हूँ, पहले ये पीपीटी कहाँ पड़ी थी, हार्ड डिस्क में जो है स्टोर थी ये पीपीटी। जैसे ही मैंने ओपन किया इसको, तो सीपीयू एक्सेस करेगा इसे, ये तुरंत से क्या है प्राइमरी मेमोरी में आएगी। फिर प्राइमरी मेमोरी में आने के बाद सीपीयू इसे एक्सेस करता है। तो प्राइमरी मेमोरी में वो डाटा और वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हमें तुरंत से एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत होती है। प्राइमरी मेमोरी मेनली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ही बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक तो रैम और दूसरा रोम। पहली जो है प्राइमरी मेमोरी का टाइप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा टाइप है रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप की होती है, फिगर में जैसे आपको दिख रहा है चिप्स होती है, ये भी मदरबोर्ड पे फिक्स होती है, और लिमिटेड जो है कैपेसिटी की मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वही प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है जिसमें हम रैंडमली कोई भी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम हमने ओपन करना है हम उसे स्टोर करके रखते हैं। सबसे ज्यादा जो है समझने वाली चीज क्या है प्राइमरी मेमोरी में, कि ये मेमोरी जो है बहुत तेज होती है, और इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के साथ साथ उसमें राइट भी किया जा सकता है। तो ये रीड एंड राइट मेमोरी है। यह अस्थिर है या वोलेटाइल इसे कहते हैं, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर हमारा बंद होता है, अगर लाइट चली गई है, कंप्यूटर हमारा बंद है, तो वो जो भी डाटा इस मेमोरी में होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो पड़ा नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमने ये गूगल मीट ओपन कर रखी है, या फिर हमने ये पीपीटी ओपन कर रखी है, तो जैसे ही लाइट चली जाएगी, तो लाइट जाने के बाद क्या होगा, अगर मैं दोबारा से ओपन करती हूँ अपना कंप्यूटर, तो मुझे ये खुली हुई नहीं दिखेगी। जो रैम की मेमोरी है उसमें से ये डाटा जो है लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये डाटा पहले स्टोर था हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो ये पड़ा रहेगा, वहां से तो खत्म नहीं होगा। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है सेकेंडरी मेमोरी है, जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उस टाइम जब उसमें प्रोग्राम स्टोर किया जाता है तो उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो कि लाइट जाने के बाद उसमें डाटा जो है लॉस्ट हो जाता है। हमें दोबारा से उसे एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, दोबारा से हमें उसे ओपन करना पड़ता है। रैम भी दो टाइप्स की होती है बेटा, एक तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनमें जो है सिर्फ कैपेसिटी का ही फर्क है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसमें मैट्रिक्स यूज किए होते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और कैपेसिटर्स का यूज नहीं होता। आपको इसमें यही ध्यान रखने वाली चीज है। तो ट्रांजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप लगे होने के कारण इस मेमोरी को जो है बार बार से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार से जब रिफ्रेश नहीं किया जाता तो इसमें जो है स्टोरेज स्पेस भी ज्यादा होता है
और डाटा को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है और इसको बहुत तेजी से एक्सेस भी किया जा सकता है। इसके विपरीत जो है हमारी डायनामिक रैम होती है। डायनामिक रैम में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप नहीं लगे होते, सिर्फ एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसके कारण जो है इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। 1 सेकंड में कम से कम 100 बार हम जो है इसे रिफ्रेश करते हैं, तब जो है इसमें डाटा जो है कंटेंट्स जो है स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसलिए इसका साइज जो छोटा होने के कारण और ये सस्ते होने के कारण इसका जो है नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में इसकी स्पीड भी कम होती है और जो है इसकी कॉस्ट भी कम होती है। विशेषताएं क्या है डायनेमिक रैम की, एक तो शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम में रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है इसे। एस रैम की तुलना में जो है ये छोटी होती है साइज में, रैम के जैसे यूज़ की जाती है। साइज छोटा होने के कारण जो है पावर भी ये कम कंज्यूम करती है और सस्ती होती है ये। फिर इसका दूसरा टाइप है कंप्यूटर की मेमोरी का, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है बच्चों, रीड ओनली मेमोरी इसके नाम से ही पता चलता है कि राइट एंड रीड मेमोरी नहीं है, सिर्फ रीड कर सकते हैं हम इसमें। इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाता है। लेकिन इसमें जो है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे रैम में अगर लाइट चली जाए तो डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसमें लाइट चली जाए तो भी डाटा लॉस्ट नहीं होता, डाटा पड़ा रहता है। एक टाइम से अगर इसमें हमने इंस्टॉल्ड कर दिया है डाटा, इसमें डाटा को स्टोर कर दिया, तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं और सालों साल हम उन्हें यूज करते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है अपडेट करने की तभी हम इनको अपडेट कर सकते हैं। ये मेनली जो है सीपीयू के पास मदरबोर्ड में फिक्स होती है। और सब जैसे रोम का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सब शुरू में हमने कंप्यूटर शुरू किया तो जब उसको बूट करते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती है। उसकी सेटिंग्स करने के लिए भी इसमें डिफरेंट प्रोग्राम की हुई है, तभी वो सेटिंग्स हो पाती है। अगर वो प्रोग्रामिंग ना की हो तो हम कंप्यूटर को सेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इनकी सेटिंग्स करने के लिए जो प्रोग्राम की होती है वो जो है रीड ओनली मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं, जिनको हम नहीं चेंज कर सकते। हम सेटिंग उनकी नहीं चेंज कर सकते हैं। इनबिल्ट सेटिंग्स होती है जो फर्मवेयर कंपनी करके भेजती है अपने कंप्यूटर की। जैसे कुछ एप्लीकेशंस होती है जिनको हम चेंज ही नहीं कर पाते। हमारे मोबाइल्स में भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पाते, और कुछ एप्लीकेशन या कुछ जो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें हम अपडेट कर पाते हैं। तो जिनमें अपडेट किया जा सकता है वो क्या होते हैं, रैम में स्टोर होते हैं। जिनमें अपडेशन नहीं की जा सकती वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होते हैं। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में ही नहीं और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उनमें भी यूज की जाती है। जैसे हम घरों में ओवन यूज करते हैं, टीवी का हमारा रिमोट है उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होती है या रोम चिप लगती है उसमें। इसी तरह ही जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी जो चिप लगती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। उसमें उन डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है जो हम यूज करते हैं। उस चीज को यूज करने के लिए हमें वो प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ती है। जैसे मान लो वॉशिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं, उसमें हमने 20 मिनट का टाइमर लगा दिया, तो अगर 10 मिनट के बाद हमारी लाइट चली जाएगी तो वो 11वें मिनट से स्टार्ट होगा। ये नहीं, अगर उसमें मान लो रैम की चिप लगी होती तो क्या होता, वो स्टार्टिंग से फिर 1 से ही शुरू होती, क्योंकि उसमें तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में डाटा लॉस्ट नहीं होता, तो वो जितना काम हो गया है अगर लाइट चली भी गई है उससे आगे वाला काम स्टार्ट होगा। यूं नहीं कि बैक स्टार्टिंग से हमें शुरू करना पड़ेगा। 3 टाइप की होती है ये रोम की चिप्स। एक तो पी रोम होता है, एक ई पी रोम होता है और एक ई प्रोम होता है। सबसे पहले प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है बेटा, ये वो रोम चिप्स होती है जिनमें एक बार हमने प्रोग्रामिंग कर दी, एक बार डाटा को राइट कर दिया, उसके बाद हम अपडेशन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर उस पर अपडेशन की जाए तो वो हमारी चिप खराब हो जाती है, उसे बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा टाइप आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वो रोम की चिप्स होती हैं जिनको इरेज करके प्रोग्राम को अपडेशन किया जा सकता है। इन चिप्स को इरेज कैसे किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेड्स जो रेज होती हैं, लाइट होती है, उसकी हेल्प से इसको एक्सपोज किया जाता है। और उसके बाद इसको अगर जरूरत है हमें अपडेट करने की, उस डाटा की हमें नहीं जरूरत और हमें नया डाटा, नई इंफॉर्मेशन इसमें डालनी है तो हम कर सकते हैं ई प्रोम में। थर्ड टाइप है इसका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि इसमें इरेज भी हो सकता है
लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली इसे इरेज किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले उस चिप को कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा। अगर उस डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है और नया डाटा उसमें नई इंस्ट्रक्शंस डालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पहले इलेक्ट्रिकली जो है इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो हम नया कोड या नई इंस्ट्रक्शन उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए हम नैंड फ्लैश भी यूज़ करते हैं, नैंड फ्लैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है इसमें, इस काम के लिए। तो क्लियर है बच्चों, रैम और रोम? Yes, ma'am. यस मैम। तो हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस मैं आपको ये स्लाइड शेयर एक बार रोकती हूँ क्योंकि आगे का जो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा आज इतना। तो एक बार स्टॉप करती हूँ मैं शेयरिंग। तो आप लोग बताना क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। हमने बेटा रैम और रोम पढ़ा है, ठीक है? तो ये बाद में इसमें मैंने डिफरेंसेस दिए हुए हैं, तो आप लोग बताओ कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं रैम और रोम में। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? मैम, रैम तो फास्ट रीड और राइट कर सकते हैं ठीक है, और रोम ओनली फास्ट रीड कर सकते हैं। यस। जो रैम है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें हम रीड एंड राइट मेमोरी है, वो रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को। लेकिन जो रोम है वो ओनली रीड ओनली मेमोरी है, उसमें हम इंस्ट्रक्शन को सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें अपडेशन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया भी है, अपडेशन करने के लिए कितना प्रोसीजर करना पड़ता है, या तो हमें ई प्रोम यूज करनी पड़ती है या हमें ई प्रोम यूज करना पड़ेगा। तो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि वो रीड एंड राइट मेमोरी है और ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। दूसरा डिफरेंस, रैम एक्सपेंसिव है मैम ज़्यादा। रोम एक्सपेंसिव है बेटा। रैम के कंपैरिजन में रोम एक्सपेंसिव है, क्योंकि रैम में तो देखो हम यूज कर रहे हैं रैम की चिप्स को, क्योंकि रैम में तो डाटा देखो परमानेंटली तो स्टोर ही नहीं होता, उसमें तो जो हमने प्रोग्राम खोला जैसे ही हमने बंद किया तो वो चला जाएगा। लेकिन रोम जो है एक बार इंफॉर्मेशन उसमें डाल दी है, अगर उसे चेंज करना है तो आपको कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा, आप खुद से नहीं करते। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है और उसको अपडेट करवाने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। रैम के कंपैरिजन में रोम ज्यादा महंगी होती है, ठीक है? और शाबाश, इसके अलावा कोई डिफरेंस? अब देखो आप रैम को मैं इसका देखो डाटा एक स्टोर रोम का करने के लिए यूज एक करते अच्छा हैं। सा एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम पहले हमारे मोबाइल फोन्स में हम डायल ट्यून आते हैं, जैसे आप बीएसएनएल का यूज कर रहे हो, एयरटेल का यूज कर रहे हो, तो डायल ट्यून आती थी ना। लेकिन आजकल क्या आती है, वो कोविड-19 की एक अलग सी ट्यून बना रखी है। चाहे कोई भी फोन हम यूज करें, वो इन्फॉर्मेशन आती है ना पहले, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है रोम की हेल्प से स्टोर होती है वहां पे। उसमें अब पहले जो है कुछ डायल ट्यून सेट कर रखी थी, जो भी ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं डाटा, तो उन्होंने वो कर रखी थी। लेकिन जैसे ही ये महामारी आई है उसके बाद क्या है कि लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने अपने अपने सिस्टम में जो है रीड ओनली मेमोरी में ये इस इंफॉर्मेशन को अपडेट किया, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया। तो एक नई रोम उन्होंने डेवलप कर दी, उस रोम को ये यूज कर रहे हैं जिसमें ये डाटा, अगर हो सकता है कल को ये हटानी पड़ जाए, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, वही है इरेजेबल रोम यूज करते हैं मेनली। जो है ई प्रोम यूज किया जाता है तो उसको इरेज कर देंगे और नई वो डाल देंगे इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन। तो वहां पे ये रोम चिप्स यूज की जाती हैं। और डिफरेंस, शाबाश, और क्या डिफरेंस हो सकता है? रैम की स्पीड ज़्यादा होती है मैम। रैम की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। रैम मैम डाटा स्टोर ज्यादा करता है और रोम साइज कम करती है। डाटा स्टोर का तो बेटा हाँ ये भी है, क्योंकि रैम की जो है रोम के कंपैरिजन में कैपेसिटी ज्यादा होती है डाटा स्टोर करने की। दूसरा, डाटा स्टोर इसलिए ज्यादा होता है, उसमें डाटा परमानेंट तो स्टोर होता ही नहीं। जैसे ही जो वर्किंग प्रोग्राम होगा सिर्फ वो स्टोर होगा, जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो जगह खाली हो जाएगी। तो उसमें तो हम ढेरों प्रोग्राम जो है स्टोर करते रहते हैं। तो इसलिए जो है इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि रैम जो होती है वोलेटाइल इन नेचर होती है, कि परमानेंट डाटा स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए उसमें कितना भी डाटा हम स्टोर करते जाते हैं। और जो रोम होती है हमारी, वो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, उसमें हम नया डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जो डाटा स्टोर है पहले से इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ हम उनको रीड कर पाते हैं। तभी तो मोबाइल में या हम अपनी
कंप्यूटर की मेमोरी में ही लगा लो, जो रैम यूज करते हैं, एग्जीक्यूशन होती रहती है, तो कुछ जैसे डिलीट भी तो करते रहते हैं ना साथ साथ फाइल्स को, जो प्रोग्राम हो गया है, यस मैम। तो इसीलिए वो मेमोरी खाली होती जाती है और हम उसको रीयूज करते जाते रहते हैं। तो वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है, वो क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। और कुछ एक आधा और डिफरेंस बता सकते हो? वेरी गुड, सही बता रहे हो। एक बेटे ये देखो, सबसे मेन बात ये है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम होती है, उसमें कौन सा डाटा होता है जो कि तुरंत एग्जीक्यूट होना हो, वो डाटा होता है। लेकिन रोम में क्या होता है, पहले से इंस्टॉल डाटा होता है, प्रोग्रामिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, कि वो कैसे बनाई गई है, उसको यूज करने के क्या क्या प्रोग्रामिंग है, वो सारी पहले से इनबिल्ट होती है, जिनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है। लेकिन उसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, रैम को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ वही प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कि वर्किंग करंटली एग्जीक्यूट करने होते हैं हमें। तो सबको अच्छे से क्लियर है रैम और रोम? यस मैम। बेटा Yes, ma'am. तीसरा इसका पार्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आज आपको अटेंडेंस में फिल करना हो ना कि क्या भरना है, तो आप सिर्फ टाइप्स ऑफ रैम और रोम भर देना, क्योंकि कल भी हम मेमोरी का ही पार्ट पढ़ेंगे, तो कल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे। और वो गूगल फॉर्म जरूर भरा करो। आप कल फिल किया था क्या जिन्होंने Okay. क्लास लगाई थी? ये आपकी अटेंडेंस भी है बेटा, कल नहीं किया था मैम, आज कर देंगे। आज कर देना। जो मैंने कल शाम को भेजा था क्या आपके पास, या कल दिन, Yes. कल हाँ जी। सुबह ही भेज दिया था, शायद कल सुबह भेज दिया था, क्योंकि ये आपके मैम, कॉलेज कल शाम को बोला। कल शाम को भेजा था क्या, मुझे ध्यान नहीं है। हो सकता है कल शाम को भेजा हो या परसों, याद नहीं है मुझे इतना। पर बेटा ये आपकी जो है कॉलेज के पास अटेंडेंस जा रही है। मैं तो आपको चैट बॉक्स में अपना अलग से लिंक भेजती हूँ, सिर्फ मेरी क्लास की है। ये आप दिन भर जितनी भी क्लासेस लगाते हो, सारी क्लासेस का है ना, उसमें जितनी भी क्लास लगाते हो, आपकी क्लास कितने बजे लगी है, तो वो आपकी पूरी अटेंडेंस है। और आपको पता है आपके जो असेसमेंट के मार्क्स हैं, उसमें अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं। असाइनमेंट के तो होते ही हैं, प्लस अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं। तो अवेयर रहा करो, क्लास जरूर लगाया करो, क्लास लगती है तो आपकी। ठीक है, अब मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर देती हूँ अटेंडेंस का, जो आपने पर्सनल अपनी क्लास का भरना है, सिर्फ कंप्यूटर का। वो तो गूगल फॉर्म लास्ट में भर ही देना, अभी फिलहाल ये भर दो आप जो अब अपनी क्लास लगा रहे हो। इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये देखो अगर कंप्यूटर का आपका उसमें फालतू में और बच्चों ने भर रखी होगी ना, तो इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाला लिंक मैं सिर्फ चैट बॉक्स में डालती हूँ, ये वाला ग्रुप में नहीं डाला हुआ लिंक। शेयर कर दिया मैंने। एक मिनट रुको, ये चलेगा नहीं, पूरा नहीं हुआ कॉपी, दोबारा कर रही हूँ मैं। यस मैम, पूरा नहीं हुआ बेटा, एक मिनट। अब ओपन हो जाएगा। हो रहा है ना अब ओपन? यस मैम। ऊपर वाले लिंक से नहीं करना, जो नीचे मैंने भेजा है ना, उस लिंक से करना। सभी अपनी अटेंडेंस फिल कर दो बेटा अभी इसमें। अगर किसी का नेटवर्क इशू की वजह से ओपन नहीं हो रहा है लिंक, वो 1 बजे तक कर सकते हो गूगल क्लासरूम में जाके। ठीक है, गूगल क्लासरूम में गूगल क्लासरूम का लिंक भेज दो। गूगल क्लासरूम का लिंक भेजा हुआ है बेटा, कोई बात नहीं। मेरी 1 बजे अब 12:20 पे एक और क्लास है, उसके बाद मैं भेज दूंगी, फिर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वो जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि अब मैं कल आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ, तो वो असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम में ही भेजनी है। ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं लूंगी असाइनमेंट, मैं गूगल क्लासरूम में आपको भेजनी है। तो उसके लिए आपको गूगल क्लासरूम में ज्वाइन होना है सभी बच्चों को। ये 10 बच्चों में से कितने बच्चे ज्वाइन है गूगल क्लासरूम में, या कोई भी नहीं हो?
नहीं है मैम, नहीं है। बेटा एक काम ये करना है आपको, गूगल क्लासरूम में ज्वाइन होने के लिए आपको डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन नहीं हो जाओगे। सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल क्लासरूम की ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जैसे ही आप वो ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो मैं आपके पास जो कोड भेजूंगी, लिंक भेजूंगी, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपने आप ऐड होते जाओगे। तो गूगल क्लासरूम की ऐप इंस्टॉल करना सबसे पहले तो आज, ठीक है। ओके। हाँ, फिर उसके बाद बाकी सारी क्लासेस में ना सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, सिर्फ आपकी क्लास में मेरे ख्याल से 30 बच्चे ही ऐड हैं। और मैं पहले ही बार बार कह रही हूँ आपको, असाइनमेंट आपकी गूगल क्लासरूम में ही ली जाएंगी। तो कल मैं आपको असाइनमेंट देने भी वाली हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने 3 करवा दिए। किए हैं आपने? किसी ने? 2 कर दिए कर मैम। लिए, वेरी गुड। तो बाकी सभी भी कर लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताए हुए हैं मैंने। चलो बेटा, अगर कोई क्वेरी नहीं है, डाउट नहीं है, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। कल मिलते हैं। कल इसी टाइम क्लास है, डेली इसी टाइम होती है क्लास आपकी, ठीक है। ठीक है। अब आप लीव कर सकते हो। थैंक यू।